जय भीम मित्रों। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में बड़ा मोर्चा खोल दिया है। जज साहब के घर से निकले नोटों के अंबार के बाद संसद में हलचल मच गई है। चंद्रशेखर आजाद ने देश की संसद में एक बड़ा ऑफर दिया और गैस कांड वाले जज के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी के सामने बड़ी मांग की है। यह पहली बार हुआ कि बीजेपी ने भी चंद्रशेखर शेखर आजाद का समर्थन किया और विपक्ष को भी मजबूरन उनके साथ खड़ा होना पड़ा। पूरे घटनाक्रम ने एक नया मोड़ लिया जब चंद्रशेखर आजाद ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आवाज उठाई और जज साहब के घर से बोरे में भरे हुए नोट मिले और जब पुलिस ने पकड़ लिया तो जॉर्ज साहब बंगले में जाकर झांकने लगे। 3 दिन पहले तक के किसी को इस मामले का पता नहीं था, ना पुलिस को, मीडिया को बताया और ना अदालत ने कोई कदम उठाया। लेकिन जब मामला खुला तो पूरी दुनिया से हिल भी गई। अगर जज साहब की जगह कोई और होता तो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता और पूछताछ शुरू हो जाती, मगर जज साहब को इस बार केवल ट्रांसफर मिला। रिहा करके प्रयागराज हाईकोर्ट में उनको भेज दिया गया है और पैसे के बारे में किसी ने सवाल तक नहीं पूछने दिया। चंद्रशेखर आजाद ने यह सब देखकर चुप रहना मुनासिब नहीं समझा और संसद में यह मुद्दा उठाने का फैसला किया। चंद्रशेखर आजाद ने लोकतंत्र के मंदिर के बाहर एक प्लेकार्ड लहराते हुए मांग की इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, क्लास 1 से लेकर 4th क्लास के लिए एग्जाम होते हैं, लेकिन न्यायिक सेवा में सबसे बड़े जज बनने के लिए कोई एग्जाम क्यों नहीं होता? क्या यह सब भाई भतीजावाद का हिस्सा है? उन्होंने वर्मा के घर से मिले पैसे के बारे में कहा कि इसे छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता जान गई है कि यह सब एक साजिश हो सकती है या फिर भ्रष्टाचार का मामला। अब तक चंद्रशेखर आजाद इस सिस्टम के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। यह सवाल उठा रहा है कि कैसे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की दीमक में जड़ों को खा लिया है। चंद्रशेखर आजाद के तेवरों के बाद ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच शुरू हो गई। उनके सारे केस वापस ले लिए गए हैं और एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने संसद में आवाज उठाई, हर कोई डर गया। अब जज साहब के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि आप चंद्रशेखर आजाद की मांग का समर्थन खुद बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कॉलेजियम सिस्टम में खामियां दिखाई दे रही हैं। इस प्रतिरोध विपक्ष भी उनके साथ है और वे यही सोच रहे हैं कि अगर पहले चंद्रशेखर आजाद की बात मान ली जाती तो शायद यह नौबत नहीं आती। लेकिन इस बीच जज साहब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हो रही है। उनका ट्रांसफर हो ही चुका है और आप जब तक जांच पूरी नहीं होती वह कोई केस नहीं सुन पाएंगे। इसी के साथ ही जांच आयोग गठित किया गया है। संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील हिमाचल प्रदेश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधू भाग लिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनूठा अमन शामिल हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि जब एक जज की जांच उसी जज के साथ ही करेंगे, इंसाफ कैसे होगा? क्या सच में यह जांच निष्पक्ष होगी या फिर यह भी एक और राजनीतिक खेल होगा? अब देखना होगा कि यूपी का यह केस कहां तक पहुंचता है, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव आने वाले हैं और 2027 के चुनावों के मद्देनजर ही चंद्रशेखर आजाद इस तरह की नई नई चीजें निकालकर सामने लाते हैं जो आज तक दुनिया से छिपती आई हैं। लेकिन इस केस में नया मोड़ तब आया जब खुद बीजेपी ने चंद्रशेखर आजाद का साथ दिया। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी चंद्रशेखर आजाद के साथ आई है और 2027 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तरीके से बीजेपी ने चंद्रशेखर आजाद का समर्थन किया है। हो सकता है बीजेपी की 2027 में चुनाव जीतने की कोई राजनीतिक चाल है। चंद्रशेखर आजाद के संसद में मोर्चा खोलने के बाद जज साहब के घर से नोटों के अंबार का मामला खुलकर सामने आया है। इस घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के क्षेत्र में एक बड़ा उथल पुथल मचा दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने न केवल न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की है, बल्कि उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने,
और न्यायिक आयोग के गठन की भी वकालत की है। चंद्रशेखर आजाद के इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल पैदा की है। उनकी मांगों का समर्थन बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी किया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह किसी राजनीतिक समझौते की शुरुआत हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद के प्रयासों के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, जो एक जज के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनके सभी मामले वापस ले लिए गए हैं और एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि जब जजों की जांच उन्हीं के साथी जज करेंगे तो निष्पक्षता का सवाल बना रहेगा। इससे न्यायपालिका की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ी हो रही हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि यदि पहले ही इस मुद्दे को उठाया गया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी के बीच किसी गठबंधन की संभावना को देखें तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद की मांगों का समर्थन किया है, जो कि राजनीतिक समर्थन की ओर इशारा करता है। यह समर्थन 2027 के चुनाव के मद्देनजर एक रणनीतिक कदम हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिष्ठा और उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे उन्हें एक सशक्त राजनीतिक हस्ती बनाते हैं। हालांकि उनका विरोध भी उतना ही तीव्र है, खासकर उनके दलित अधिकारों के एजेंडे को लेकर। चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा और उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे बीजेपी की वर्तमान राजनीतिक रणनीति के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं हो सकते। इसलिए एक औपचारिक गठबंधन अभी भी संदिग्ध है, लेकिन मुद्दा आधारित समर्थन या विशिष्ट मामलों में एक साथ आना संभव हो सकता है। 2027 के चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति में चंद्रशेखर आजाद को शामिल करना एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, लेकिन अगर इससे उन्हें वोट बैंक में इजाफा होता है तो यह एक विचारणीय विकल्प हो सकता है। अंततः कोई स्पष्ट गठबंधन होने की संभावना कम है, लेकिन राजनीतिक समर्थन या विशिष्ट मुद्दों पर साथ आना निश्चित रूप से एक संभावना है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने संसद के बाहर प्लेकार्ड लहराया और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की मांग की, संसद के अंदर भी माहौल गर्मा गया। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उनके इस कदम को समर्थन देना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के एक बड़े नेता ने बंद कमरे में कहा, अगर न्यायपालिका में सुधार की बात हो रही है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम की खामियां अब जगजाहिर हैं। यह समर्थन बीजेपी के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नए सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। वहीं विपक्षी दलों ने भी चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े होने का फैसला किया, लेकिन उनकी मंशा कुछ अलग थी। एक विपक्षी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, हमें चंद्रशेखर आजाद की मांगों से सहमति है, लेकिन बीजेपी का समर्थन हमें शक के घेरे में डाल रहा है। कहीं यह उनकी कोई चाल तो नहीं? इस बीच जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच तेज हो गई। 3 सदस्यीय कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा, जब जज ही जज की जांच करेंगे तो सच कैसे सामने आएगा? यह जांच जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। जनता का गुस्सा और सड़कों पर प्रदर्शन, संसद के बाहर का माहौल भी गरमाने लगा। चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने दिल्ली और लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिए। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बंद करो और कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो जैसे नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने इसे न्यायिक क्रांति का नाम दिया तो कुछ ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। इस बीच जस्टिस वर्मा के प्रयागराज हाई कोर्ट में ट्रांसफर को लेकर भी सवाल उठने लगे। एक वकील ने कहा, अगर कोई आम नागरिक होता तो अब तक जेल में होता। जज साहब को ट्रांसफर देकर क्या संदेश दिया जा रहा है? चंद्रशेखर आजाद ने इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, यह सिर्फ जस्टिस वर्मा का मामला नहीं है, यह पूरे सिस्टम की नाकामी का सबूत है। हमारी मांग है कि एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग बने जिसमें जनता की हिस्सेदारी हो। जजों की नियुक्ति और जवाबदेही तय करने के लिए
पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। उनके इस बयान ने बीजेपी और विपक्ष दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी की रणनीति और नया मोड़ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक नया खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस वर्मा के घर से मिले नोटों में कुछ ऐसे सबूत मिले जो एक बड़े कारोबारी और राजनीतिक दल के बीच संबंधों की ओर इशारा कर रहे थे। यह खुलासा होने के बाद बीजेपी ने चंद्रशेखर आजाद के समर्थन को और मजबूत करने का फैसला किया। पार्टी के एक नेता ने कहा, अगर यह भ्रष्टाचार का मामला किसी विपक्षी दल से जुड़ा है तो हमें इसे उजागर करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हम इस मुद्दे को और बड़ा बना सकते हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के समर्थन को स्वीकार तो किया, लेकिन अपनी शर्तें साफ कर दी। उन्होंने कहा, मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगा। अगर बीजेपी सच में न्यायपालिका में सुधार चाहती है तो उसे मेरे साथ मिलकर कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यह जनता की लड़ाई है, न कि किसी पार्टी की। इस बयान ने यह साफ कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे। जांच का परिणाम और भविष्य की संभावनाएं 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ कुछ गंभीर आरोपों की पुष्टि हुई है। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, जो भारतीय न्यायिक इतिहास में एक दुर्लभ घटना है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने इसे आधा न्याय करार देते हुए कहा, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा ऐसे मामले बार बार सामने आते रहेंगे। यूपी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और चंद्रशेखर आजाद के बीच एक अनौपचारिक गठजोड़ की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी को लगता है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर वह दलित और युवा वोटरों को अपनी ओर खींच सकती है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए यह मौका अपनी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करवाने का हो सकता है। लेकिन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद और चंद्रशेखर की स्वतंत्र छवि इस गठबंधन को औपचारिक रूप देने में सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी। चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी के बीच पूर्ण गठबंधन की संभावना कम है, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं और लक्ष्य अलग अलग हैं। हालांकि विशिष्ट मुद्दों पर सहयोग और रणनीतिक समर्थन निश्चित रूप से संभव है। बीजेपी के लिए यह चुनाव में फायदेमंद हो सकता है, वहीं चंद्रशेखर आजाद इसे अपनी मांगों को लागू करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह साझेदारी कितनी गहरी और प्रभावी होगी। चंद्रशेखर आजाद और भारतीय जनता पार्टी के बीच पूर्ण गठबंधन की संभावना कम होने के पीछे कई गहरे और व्यावहारिक कारण हैं। इस विश्लेषण में मौजूद घटनाओं उनके व्यक्तित्व, विचारधारा और राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। विचारधाराओं का मूलभूत अंतर, चंद्रशेखर आजाद एक युवा और प्रखर नेता के रूप में उभरे हैं, जो मुख्य रूप से दलित अधिकारों, सामाजिक न्याय और व्यवस्था में पारदर्शिता की वकालत करते हैं। उनकी राजनीति क्रांतिकारी और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है, जो ऐतिहासिक रूप से बीजेपी की हिंदुत्व केंद्रित और बाजार उन्मुख नीतियों से मेल नहीं खाती। वे कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने और न्यायिक सुधार की बात करते हैं, लेकिन उनका जोर भाई भतीजावाद और सिस्टम की नाकामी पर है, जो एक व्यापक सामाजिक सुधार की ओर इशारा करता है। उनकी मांगें जनता की हिस्सेदारी और पारदर्शिता पर केंद्रित हैं, जो सरकार की मौजूदा नीतियों के खिलाफ एक चुनौती की तरह देखी जा सकती है। बीजेपी की नीतियां राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और हिंदुत्व पर आधारित हैं। हालांकि वे कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की बात समय समय पर करते रहे हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता सत्ता को केंद्रीकृत करने और अपने वैचारिक आधार को मजबूत करने की रही है। चंद्रशेखर की सिस्टम विरोधी छवि बीजेपी के इस ढांचे के साथ टकराती है। इस विचारधारात्मक अंतर के कारण दोनों के बीच दीर्घकालिक गठबंधन की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि चंद्रशेखर की मांगें बीजेपी की राजनीतिक रणनीति को सीधे चुनौती दे सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बार बार अपनी स्वतंत्रता और जनता के प्रति जवाबदेही को प्राथमिकता दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगा। यह साफ करता है कि वे किसी भी बड़े राजनीतिक दल के साथ समझौता करने से पहले अपनी शर्तें रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद की छवि
एक ऐसे नेता की है जो सत्ता के आगे झुकने के बजाय सिस्टम से लड़ता है। बीजेपी के साथ गठबंधन उनकी इस छवि को धूमिल कर सकता है, खासकर उनके समर्थकों के बीच जो उन्हें एक क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं। बीजेपी किसी भी गठबंधन में अपने सहयोगी से अनुशासन और अपनी नीतियों के प्रति निष्ठा की उम्मीद करती है। चंद्रशेखर का स्वतंत्र रुख और उनकी आलोचनात्मक शैली बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए चंद्रशेखर की स्वतंत्रता बनाए रखने की जिद एक औपचारिक गठबंधन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। वोट बैंक और समर्थक आधार का टकराव। चंद्रशेखर आजाद का मुख्य समर्थक आधार दलित समुदाय, युवा और सिस्टम से असंतुष्ट लोग हैं। दूसरी ओर बीजेपी का वोट बैंक मुख्य रूप से ऊपरी जातियों, मध्यम वर्ग और हिंदुत्व समर्थकों पर निर्भर है। इन दोनों समूहों के हितों में टकराव की संभावना है। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में दलित वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का उभार इस प्रयास के लिए चुनौती बन सकता है। उनके साथ गठबंधन करने से बीजेपी को लग सकता है कि उनका मौजूदा वोट बैंक नाराज हो सकता है, खासकर वे समुदाय जो चंद्रशेखर के आक्रामक रुख से असहज हैं। अगर चंद्रशेखर बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो उनके समर्थकों में यह धारणा बन सकती है कि वे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जिसके खिलाफ वे लड़ रहे हैं। इससे उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है। इस वोट बैंक के टकराव के कारण दोनों पक्षों के लिए गठबंधन जोखिम भरा साबित हो सकता है। रणनीतिक समर्थन बनाम औपचारिक गठबंधन में यह साफ है कि बीजेपी का चंद्रशेखर आजाद को समर्थन एक रणनीतिक कदम है, न कि गहरे गठबंधन की नींव। यूपी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इसे एक अवसर के रूप में देख रही है, लेकिन यह समर्थन विशिष्ट मुद्दों तक सीमित है। बीजेपी कॉलेजियम सिस्टम में सुधार जैसे मुद्दों पर चंद्रशेखर के साथ खड़ी हो सकती है क्योंकि यह उनकी अपनी पुरानी मांगों से मेल खाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे चंद्रशेखर को अपने गठबंधन का स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हैं। बीजेपी के लिए चंद्रशेखर का समर्थन एक अस्थायी रणनीति हो सकती है ताकि वे विपक्ष को कमजोर करें और अपने सुधारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाएं। लेकिन लंबे समय तक साथ चलना दोनों के लिए व्यावहारिक नहीं होगा। इसलिए यह समर्थन एक पूर्ण गठबंधन की बजाय परिस्थितिजन्य और सीमित सहयोग की ओर इशारा करता है। चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी के दीर्घकालिक लक्ष्य भी अलग अलग हैं। वे न्यायपालिका और सामाजिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन चाहते हैं। उनका जोर सत्ता हासिल करने से ज्यादा सिस्टम को बदलने पर है। स्क्रिप्ट में उनकी मांग एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग और जनता की हिस्सेदारी इसकी पुष्टि करती है। बीजेपी का फोकस सत्ता में बने रहने, अपने वैचारिक एजेंडे को लागू करने और विपक्ष को कमजोर करने पर है। उनके लिए चंद्रशेखर एक उपयोगी सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनकी मांगें अगर सरकार के खिलाफ जाएंगी तो बीजेपी के लिए यह असहज स्थिति होगी। इस लक्ष्य के अंतर के कारण दोनों का साथ लंबे समय तक चलना मुश्किल है। विपक्ष और जनता की नजर चंद्रशेखर आजाद के बीजेपी के साथ गठबंधन की अफवाहें विपक्ष और जनता के बीच संदेह पैदा कर सकती हैं। विपक्षी नेता का यह कहना कि बीजेपी का समर्थन हमें शक के घेरे में डाल रहा है, यह दर्शाता है कि विपक्ष इसे एक राजनीतिक चाल के रूप में देखेगा। अगर चंद्रशेखर बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से जुड़ते हैं तो विपक्ष इसे उनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी के बीच पूर्ण गठबंधन की संभावना कम होने के पीछे उनके विचारधारात्मक मतभेद, चंद्रशेखर की स्वतंत्र छवि, वोट बैंक का टकराव, रणनीतिक प्राथमिकताएं और दीर्घकालिक लक्ष्यों का अंतर प्रमुख कारण है। हालांकि विशिष्ट मुद्दों पर सहयोग या अस्थायी समर्थन संभव है, खासकर यूपी चुनाव के संदर्भ में, लेकिन एक औपचारिक और स्थायी गठबंधन दोनों के लिए जोखिम भरा और अव्यावहारिक होगा। चंद्रशेखर की सिस्टम विरोधी पहचान और बीजेपी की सत्ता केंद्रित रणनीति एक दूसरे के पूरक कम और टकराव के कारण ज्यादा है। इसलिए यह साझेदारी सीमित और परिस्थितिजन्य ही रहने की संभावना है। आजाद समाज पार्टी, जिसे संक्षेप में एएसपी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर आजाद ने की थी।
यह पार्टी उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से दलित, बहुजन और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। इसकी विचारधारा और एजेंडा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम की विरासत पर आधारित है। आजाद समाज पार्टी की विचारधारा मूल रूप से अंबेडकरवादी और बहुजनवादी सिद्धांतों पर टिकी है। यह पार्टी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आजाद समाज पार्टी का मुख्य फोकस दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के उत्थान पर है। यह पार्टी मानती है कि इन समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जरूरी है। यह बाबा साहब अंबेडकर के संविधानवादी और समानता के विचारों को आगे बढ़ाती है, जिसमें जातिगत भेदभाव को खत्म करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। आजाद समाज पार्टी आर्थिक असमानता को खत्म करने की वकालत करती है। यह मानती है कि पूंजीवाद और निजीकरण ने गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को और दबाया है। पार्टी गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए आर्थिक आजादी की बात करती है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर जोर देती है और आर्थिक नीतियों में आम जनता की हिस्सेदारी की मांग करती है। आजाद समाज पार्टी संविधान को अपना आधार मानती है और इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार बताती है। यह मनुवादी विचारधारा और आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़ी है। पार्टी का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसे रोकने के लिए राजनीतिक सत्ता जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद ने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने और एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग के गठन की मांग की है। उनका कहना है कि न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाती है। आजाद समाज पार्टी का नाम ही आजाद शब्द से शुरू होता है, जो स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रति इसके संकल्प को दर्शाता है। यह समाज को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक गुलामी से मुक्त करने की बात करती है। आजाद समाज पार्टी का एजेंडा व्यावहारिक और जमीनी स्तर पर केंद्रित है। यह न केवल चुनावी राजनीति में हिस्सा लेती है, बल्कि सामाजिक आंदोलनों के जरिए भी अपनी बात रखती है। आजाद समाज पार्टी की जड़ें भीम आर्मी से जुड़ी हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए मुफ्त स्कूल चलाती है। पार्टी शिक्षा को सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार मानती है। यह बहुजन समाज को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर देती है। आजाद समाज पार्टी का मानना है कि सत्ता के बिना व्यवस्था में बदलाव संभव नहीं है, इसलिए यह चुनावों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है और बहुजन समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद की जीत इसका उदाहरण है। आजाद समाज पार्टी जातिवाद को समाज की सबसे बड़ी बीमारी मानती है और इसके खिलाफ आंदोलन और नीतिगत बदलाव की वकालत करती है। भ्रष्टाचार, खासकर न्यायपालिका और प्रशासन में, इसके निशाने पर है। यह पार्टी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इसके लिए वे अपनी जान भी दे सकते हैं। किसानों और मजदूरों के हित में पार्टी किसानों और मजदूरों के लिए बेहतर नीतियों की मांग करती है, जैसे कि एमएसपी की गारंटी और श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी। आजाद समाज पार्टी की भविष्य में सरकार बनाने की संभावना को कई पहलुओं से देखा जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पार्टी अपनी रणनीति, संगठन और जनाधार को कितना मजबूत कर पाती है। आजाद समाज पार्टी अभी एक नई और अपेक्षाकृत छोटी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में इसने नगीना सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज की, लेकिन यह अभी भी राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर बड़ी ताकत नहीं बन पाई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार बनाने के लिए व्यापक जनाधार और संगठनात्मक ढांचे की जरूरत होती है, जो इस पार्टी के पास अभी सीमित है। आजाद समाज पार्टी का मुख्य आधार दलित और बहुजन समुदाय है, लेकिन यह बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे स्थापित दलों से सीधा मुकाबला कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट बैंक अभी भी मजबूत है, हालांकि उसकी लोकप्रियता में कमी आई है।
संगठनात्मक ढांचा और संसाधन की कमी आजाद समाज पार्टी के लिए बड़ी बाधा है। बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने के लिए धन और कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, जो अभी इस पार्टी के पास पर्याप्त नहीं है। यदि एएसपी युवा और कट्टर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाती है और अपने संगठन को मजबूत करती है, तो यह भविष्य में एक बड़ी ताकत बन सकती है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव इसके लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होंगे। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता और उनकी जमीनी सक्रियता पार्टी को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी होगी। आजाद समाज पार्टी ने हाल के चुनावों में गठबंधन की रणनीति अपनाई है। उदाहरण के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, हालांकि यह सफल नहीं रहा। इससे पता चलता है कि आजाद समाज पार्टी गठबंधन के लिए खुली है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश 2022 में नाकाम रही थी, लेकिन भविष्य में अगर सीटों पर सहमति बनती है तो यह संभव हो सकता है। दोनों पार्टियों का बहुजन और पिछड़ा वर्ग पर फोकस एक साझा आधार हो सकता है। यदि आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाती है तो कांग्रेस के साथ सहयोग संभव है, खासकर बीजेपी विरोधी मोर्चे में। जननायक जनता पार्टी जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन आजाद समाज पार्टी की रणनीति का हिस्सा रह सकता है। गठबंधन से आजाद समाज पार्टी को संसाधन, बड़ा मंच और व्यापक वोट बैंक मिल सकता है। नगीना की जीत ने इसे एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, जिससे बड़े दल इसके साथ जुड़ने पर विचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां बहुदलीय व्यवस्था है, गठबंधन सरकार बनाने का सबसे व्यावहारिक रास्ता है। चंद्रशेखर की स्वतंत्र छवि और कठपुतली नहीं बनूंगा वाला रुख गठबंधन में समझौते को मुश्किल बना सकता है। बड़े दलों के साथ सीट बंटवारे पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा, जैसा कि समाजवादी पार्टी के साथ पहले हुआ। निष्कर्ष, आजाद समाज पार्टी की विचारधारा और एजेंडा सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पर केंद्रित है, जो इसे दलित और बहुजन समुदायों के बीच लोकप्रिय बनाता है। हालांकि स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने की संभावना अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि इसके लिए व्यापक जनाधार, संगठन और संसाधनों की जरूरत है, जो समय के साथ ही विकसित होगा। गठबंधन के जरिए सरकार में आने की संभावना अधिक व्यावहारिक है। यदि आजाद समाज पार्टी अपनी लोकप्रियता बढ़ाती है और रणनीतिक गठबंधन करती है, तो यह यूपी चुनाव में या उसके बाद सरकार का हिस्सा बन सकती है। चंद्रशेखर आजाद का नेतृत्व और उनकी जमीनी सक्रियता इस संभावना को मजबूत करती है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पार्टी कितनी जल्दी अपने संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा पाती है और गठबंधन में अपनी शर्तों को कितना प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी के बीच वैचारिक टकराव की स्थिति कई मूलभूत और गहरे कारणों से बनी रहती है। यह टकराव विचारधारा, सामाजिक आधार, राजनीतिक लक्ष्यों और नीतिगत दृष्टिकोण में अंतर से उत्पन्न होता है। बीजेपी की नींव हिंदुत्व पर आधारित है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रेरित है। यह एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, जिसमें हिंदू पहचान और एकता को प्राथमिकता दी जाती है। बीजेपी का मानना है कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करना और उसे मजबूत करना जरूरी है, जबकि आजाद समाज पार्टी बहुजनवाद और अंबेडकरवादी सिद्धांतों पर टिकी है। यह जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देती है और मनुवाद को दलितों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के शोषण का कारण मानती है। चंद्रशेखर आजाद मनुवादी व्यवस्था को खत्म करने और सामाजिक समानता की बात करते हैं, जो बीजेपी के हिंदुत्व के दृष्टिकोण से सीधे टकराता है। बीजेपी जहां हिंदू एकता की बात करती है, वहीं आजाद समाज पार्टी इसे ऊंची जातियों के वर्चस्व को बनाए रखने का हथियार मानती है। आजाद समाज पार्टी का मानना है कि हिंदुत्व का एजेंडा बहुजन समाज को मुख्य धारा से बाहर रखता है, जबकि बीजेपी इसे विभाजनकारी और हिंदू विरोधी करार दे सकती है। बीजेपी जाति आधारित राजनीति को कम करने की बात करती है और सबका साथ सबका विकास जैसे नारे के जरिए एक समग्र विकास की छवि पेश करती है। हालांकि
यह आरक्षण जैसे मुद्दों पर सावधानी बरतती है और इसे संशोधित करने या सीमित करने की कोशिश करती रही है। बीजेपी का समर्थन आधार मुख्य रूप से ऊपरी जातियों और मध्यम वर्ग में मजबूत है, हालांकि यह दलित और पिछड़े वर्गों को भी आकर्षित करने की कोशिश करती है। आजाद समाज पार्टी का पूरा जोर जातिगत शोषण को खत्म करने और दलित, बहुजन और अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त करने पर है। यह आरक्षण को संवैधानिक अधिकार मानती है और इसे मजबूत करने की वकालत करती है। चंद्रशेखर आजाद अक्सर कहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में ऊंची जातियों का वर्चस्व है, जिसे तोड़ने के लिए राजनीतिक सत्ता जरूरी है। बीजेपी की जाति निरपेक्ष छवि आजाद समाज पार्टी के लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी इसे एक दिखावा मानती है जो वास्तव में जातिगत असमानता को बनाए रखता है। दूसरी ओर बीजेपी आजाद समाज पार्टी की जाति केंद्रित राजनीति को विभाजनकारी और अपने व्यापक हिंदू एकता के एजेंडे के खिलाफ देखती है। बीजेपी बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था और निजीकरण का समर्थन करती है। यह बड़े कॉरपोरेट्स और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करती है, जैसे कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। इसका मानना है कि आर्थिक विकास से सभी वर्गों को लाभ होगा। आजाद समाज पार्टी आर्थिक समानता और गरीबों के हितों को प्राथमिकता देती है। यह पूंजीवाद और निजीकरण को गरीबों और मजदूरों के शोषण का कारण मानती है। चंद्रशेखर आजाद किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और मजदूरों के लिए उचित मजदूरी की मांग करते हैं, जो बीजेपी की नीतियों से मेल नहीं खाता। बीजेपी की कॉरपोरेट समर्थक नीतियां आजाद समाज पार्टी के लिए अमीरों की पक्षधर हैं, जबकि आजाद समाज पार्टी की समाजवादी झुकाव वाली नीतियां बीजेपी के लिए अव्यावहारिक और विकास विरोधी मानी जा सकती हैं। यह आर्थिक दृष्टिकोण में गहरा टकराव पैदा करता है। बीजेपी कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की बात करती रही है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे प्रस्ताव लाई थी, लेकिन इसका मकसद सरकार की भूमिका को बढ़ाना था। यह न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश के रूप में देखा गया। चंद्रशेखर आजाद भी कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की मांग करते हैं, लेकिन उनकी मांग एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग की है जिसमें जनता की हिस्सेदारी हो। वे इसे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से जोड़ते हैं और इसे पूरी तरह पारदर्शी बनाना चाहते हैं। हालांकि दोनों कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हैं, लेकिन उनके उद्देश्य अलग हैं। बीजेपी इसे सरकार के प्रभाव में लाना चाहती है, जबकि आजाद समाज पार्टी इसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाना चाहती है। यह दृष्टिकोण का अंतर उनके बीच सहमति को मुश्किल बनाता है। बीजेपी एक केंद्रीकृत और मजबूत सत्ता संरचना में विश्वास रखती है। यह अपने सहयोगियों से अनुशासन और अपनी नीतियों के प्रति निष्ठा की अपेक्षा करती है। गठबंधन में भी बीजेपी प्रमुख भूमिका निभाना पसंद करती है। चंद्रशेखर आजाद अपनी स्वतंत्रता और जनता के प्रति जवाबदेही को प्राथमिकता देते हैं। वे कठपुतली बनने से इनकार करते हैं और सिस्टम के खिलाफ अपनी लड़ाई को सबसे ऊपर रखते हैं। बीजेपी की सत्ता केंद्रित शैली और आजाद समाज पार्टी की स्वतंत्रता केंद्रित शैली एक दूसरे के विपरीत हैं। चंद्रशेखर का आक्रामक और सिस्टम विरोधी रुख बीजेपी के लिए असहज हो सकता है, क्योंकि यह उनकी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठा सकता है। बीजेपी का समर्थन मुख्य रूप से ऊपरी जातियों, मध्यम वर्ग और हिंदुत्व समर्थकों में मजबूत है। यह दलित और पिछड़े वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मूल आधार हिंदू एकता पर टिका है। आजाद समाज पार्टी का समर्थन दलित, बहुजन और सिस्टम से असंतुष्ट युवाओं में है। यह बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक से सीधा टकराव लेती है और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों से भी वोट छीनने की कोशिश करती है। बीजेपी के लिए आजाद समाज पार्टी का उभार एक चुनौती है, क्योंकि यह उसके दलित वोट बैंक को कमजोर कर सकता है। वहीं आजाद समाज पार्टी बीजेपी को ऊंची जातियों की पार्टी मानती है, जो उसके बहुजन एजेंडे के खिलाफ है। बीजेपी खुद को राष्ट्रीय एकता और हिंदू गौरव के प्रतीक के रूप में पेश करती है। यह अयोध्या आंदोलन और राम मंदिर जैसे मुद्दों से अपनी पहचान बनाती है। चंद्रशेखर आजाद अपने नाम और भीम आर्मी की विरासत से अंबेडकर और बहुजन नायकों को प्रतीक बनाते हैं। वे मनुवाद और हिंदू वर्चस्व के खिलाफ खड़े हैं, जो बीजेपी के प्रतीकों से टकराता है।
यह प्रतीकात्मक टकराव दोनों के समर्थकों के बीच भावनात्मक दूरी पैदा करता है। आजाद समाज पार्टी के लिए बीजेपी शोषक है, जबकि बीजेपी के लिए आजाद समाज पार्टी हिंदू विरोधी हो सकती है। बीजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच वैचारिक टकराव हिंदुत्व बनाम बहुजनवाद, जाति और सामाजिक न्याय पर अलग दृष्टिकोण, आर्थिक नीतियों में अंतर, सत्ता और स्वतंत्रता की अवधारणा और सामाजिक आधार के टकराव से उत्पन्न होता है। हालांकि दोनों कुछ मुद्दों जैसे कॉलेजियम सिस्टम पर समान राय रख सकते हैं, लेकिन उनके मूल लक्ष्य, नीतियां और समर्थक आधार इतने विपरीत हैं कि दीर्घकालिक सहयोग या गठबंधन मुश्किल है। यह टकराव न केवल वैचारिक है बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरा है, जो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा रखता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।